चलो बेटे देखते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे थे ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट। तो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन और ये सब तमाम चीजें कर ली थी, ठीक है, क्लियर है। सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे करता है कोई पार्टिकल हो, ठीक है, उसकी कंडीशन देख ली थी। फिर चार्ज इक्विलिब्रियम में कैसे चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा, कहाँ पे इक्विलिब्रियम में कहाँ पे चार्ज रखे, पोजीशन, उसका मैग्नीट्यूड और उसका नेचर, ठीक, ये तीनों। ऐसे क्वेश्चन सब आएंगे तो आप लोग बना ले जाओगे, बोलो बन जाएगा ना यार। यस सर। अब आ जाओ आगे चलते हैं। लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, क्षेत्र यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसको हम लोग महसूस नहीं करते। कौन महसूस करता है? चार्ज। कौन महसूस करता है? चार्ज। यह एक ऐसा क्षेत्र जिसको हम फील नहीं कर पाएंगे। कौन फील करता है इसको? चार्ज फील करता है कि यार ये एक ऐसा जो ना एक ऐसा रीजन हमको मिल गया जिस रीजन में हमारे लिए कुछ दिक्कतें प्रोड्यूस हो रही हैं, पैदा हो रही हैं, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र लिख लो कि ऐसा क्षेत्र या ऐसा रीजन, लिखो रीजन या ऐसा क्षेत्र या ऐसा रीजन, रीजन जिसमें कोई टेस्ट चार्ज, कोई टेस्ट चार्ज दूसरे टेस्ट चार्ज के अराउंड चारों तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस कर। इसको प्रोड्यूस करने वाला कौन है? एक चार्ज ही है जो इसको प्रोड्यूस करता है। और इसको एक्सपीरियंस करने वाला कौन है? एक चार्ज ही है जो इसको एक्सपीरियंस भी करता है। हम और आप इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। एक चार्ज जो कि ऐसा क्षेत्र प्रोड्यूस करता है, ऐसा रीजन प्रोड्यूस करता है जिसमें कोई दूसरा चार्ज आए तो वो उस रीजन में जब आता है ना तो वो उस रीजन में उस चार्ज के इफेक्ट को महसूस करता है। उस चार्ज पे एक फोर्स लगता है, ठीक है, जिससे कि वो या तो उस चार्ज के से अट्रैक्ट होगा या उस चार्ज से रिपेल, उस चार्ज से दूर जाएगा या उस चार्ज के करीब आएगा, ठीक है। तो लिख लो डिफिनीशन में कि ए रीजन और स्पेस around a charged body, a region or space around a charged body within which another charged body will experience force, within which another charged body will experience force. Will experience force. एक चार्ज मान लो पॉजिटिव क्यू है, यह चार्ज पॉजिटिव क्यू अपने चारों तरफ एक रीजन प्रोड्यूस करता है, एक क्षेत्र प्रोड्यूस करता है। मान लो कि इसने ये रीजन प्रोड्यूस करा, सपोज करो मान लेते हैं कि इसने ये रीजन प्रोड्यूस करा, ये वाला अपने चारों तरफ ऐसा एक रीजन प्रोड्यूस कर दिया। ये एक रीजन है। इस रीजन से बाहर अगर कोई है, इस रीजन से बाहर अगर कोई है, मान लो एक चार्ज है छोटा सा क्यू, इसके रीजन के, ये जो कैपिटल चार्ज है इस कैपिटल चार्ज के रीजन से बाहर है, तो इस कैपिटल चार्ज के इफेक्ट को ये छोटा वाला चार्ज महसूस नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही ये चार्ज इसके रीजन में आएगा, इसकी बाउंड्री से जैसे ही अंदर करेगा, इंटर करेगा, वो इसके इफेक्ट को महसूस करने लगेगा, ठीक है। तो इसी रीजन को
जो इस चार्ज ने प्रोड्यूस करा है, जो इस चार्ज ने दिया है, जो इस चार्ज ने बनाया है अपने चारों तरफ, उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे इसे? वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक। ठीक है, एक रीजन जो कि किसी चार्ज के कारण प्रोड्यूस हुआ है, वो रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो दूसरा चार्ज इस वाले चार्ज के इफेक्ट को महसूस करता है, उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इसका, ये फील्ड हुआ, क्षेत्र हुआ इसका, इस चार्ज का। ठीक है, जो ये चार्ज, जो ये रीजन को प्रोड्यूस करता है, जो चार्ज इस रीजन को प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज। क्या कहते हैं बच्चे इसे? सोर्स चार्ज। लिखो इन सब चीजों को, क्या कहते हैं इसे बच्चे? सोर्स चार्ज। और जो इसको एक्सपीरियंस करता है, इस रीजन में आने के बाद जो इसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस करता है, उसको कहते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं इसे? टेस्ट चार्ज। इन सब बातों को लिखो। हमने लिखा सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज क्या है? वो चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। ठीक, टेस्ट चार्ज क्या है? वो चार्ज जो इस रीजन को एक्सपीरियंस करता है, वो जो इस रीजन को एक्सपीरियंस करता है, वो आपका टेस्ट चार्ज है। ठीक है, वो आपका टेस्ट चार्ज। जो इस रीजन को क्रिएट करता है, इस रीजन को बनाता है, वो टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो लिख लो सोर्स चार्ज क्या होता है। अगर फटाफट लिखना चाहो तो लिख लो। ये एक चार्ज हो गया छोटा सा, और ये एक फील्ड हो गई, मान लो इसके चारों तरफ ये फील्ड है, और ये आपका टेस्ट चार्ज है, मान लो क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है। ठीक है, और ये जो सोर्स चार्ज है वो क्या क्रिएट करता है? सोर्स चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। सोर्स चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। यह सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है बच्चे? ठीक है, और ये आपका हो गया टेस्ट चार्ज। ठीक है, जो इस फील्ड को महसूस करता है, जो इस फील्ड को महसूस करता है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, बोलो। अब देखो, किसी पॉइंट पे इस चार्ज के कारण अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एट एनी पॉइंट, तो क्या करेंगे हम लोग? देखो इधर, मान ले ये चार्ज है बच्चे क्यू, ये चार्ज है क्यू। इस चार्ज क्यू के कारण कोई पॉइंट है, यहां से मान लो किसी डिस्टेंस आर पे, किसी डिस्टेंस आर पे एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी पे हम इस चार्ज के कारण क्या जानना चाहते हैं? फील्ड जानना चाहते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? यहाँ क्या करेंगे, जब हम लोग इसके चार्ज को, अगर इसके चार्ज को यहाँ पे, इसके चार्ज के इफेक्ट को यहाँ हम देखना चाहते हैं, या इस चार्ज के इफेक्ट को हम यहाँ देखना चाहते हैं, तो इफेक्ट हमको कैसे पता चलेगा? क्या हम हाथ लगा देंगे हमको इफेक्ट पता चल जाएगा इसका? नहीं। क्या करेंगे हम लोग? एक छोटा सा चार्ज रखेंगे जिसको हम लोग कहेंगे टेस्ट चार्ज। तो एक टेस्ट चार्ज अगर हम यहाँ रखते हैं, मान लो प्लस क्यू नॉट चार्ज, कितना? प्लस क्यू नॉट। अब ये प्लस क्यू नॉट चार्ज यहाँ हमने रख दिया बच्चे। ये प्लस क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज को हमने कहाँ रखा? पॉइंट पी पे रख दिया। तो जैसे ही हम इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट पी पे रखेंगे, ये वाला जो चार्ज है, इस चार्ज को क्या करेगा भाई? अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? बताओ। रिपेल। क्यों रिपेल करेगा? क्योंकि इस पे क्या लगाएगा वो? अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे क्या लगाएगा? फोर्स। क्या लगाएगा? फोर्स। अच्छा ये बताओ, ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो ये भागेगा किधर? इधर की डायरेक्शन में भागेगा ही नहीं? बताओ ये कितना फोर्स होगा उस पे? एफ मान लिया। कितना फोर्स होगा उस पे? मान लिया कि एफ फोर्स लग रहा है उस पे। और ये आप इस फोर्स की गणना आप लोग कर सकते हो कि नहीं? बताओ,
यस सर। आपने पॉइंट, ये भी पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, तो एक पॉइंट चार्ज किसी दूसरे पॉइंट चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में? यस सर। के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कर दोगे तो क्या वहां से आपको ये फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी। क्लियर है? ये फोर्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी, मिलेगी कि नहीं बताओ? अच्छा ये बताओ कि ये फोर्स की वैल्यू हो गई, तो जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली होता क्या है, लिख लो इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। फोर्स experienced by force experienced by test charge upon test charge force experienced by test charge upon test charge। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। फोर्स, ये वाला टेस्ट चार्ज कितना है फोर्स एक्सपीरियंस करा, मान लो F फोर्स एक्सपीरियंस करा। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करा बच्चे? F। और कितना टेस्ट चार्ज है? Q0। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है ये? अच्छा ये बता सकते हो क्या किसके कारण है? क्या इसके कारण है या छोटे वाले चार्ज Q0 के कारण है? कैपिटल Q के कारण या स्मॉल Q0 के कारण? कैपिटल क्यू। कैपिटल Q, क्योंकि कैपिटल Q है क्या बच्चे, हमारा सोर्स है, और यही सोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, वैद्युत क्षेत्र बनाता है। उस क्षेत्र में कोई दूसरा चार्ज आता है, वो चार्ज उस क्षेत्र को महसूस करता है। टेस्ट चार्ज की वैल्यू को हम लोग बहुत कम लेते हैं। क्यों ऐसा कम करते हैं? कभी क्वेश्चन पूछ ले तो आप बता सकते हो कि टेस्ट चार्ज भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं, ये बताओ भाई, वो भी तो चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कौन करता है, पहला क्वेश्चन ये होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कौन करता है या क्रिएट कौन करता है? चार्ज। कौन क्रिएट करता है? चार्ज। अब चार्ज में टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज, दो चार्ज है, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये भी करता है। लेकिन ये वाला जो है ना टेस्ट चार्ज इतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके कंपेयर में हम लोग क्या मानते हैं? नेग्लिजिबल। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? टेस्ट चार्ज पड़ा। टेस्ट चार्ज क्यों पड़ा? क्योंकि ये वाला जो चार्ज है ना, ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट तो करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज के कंपेयर में निग्लेजिबल होता है। क्या होता है? निग्लेजिबल। ठीक है? यस क्लियर सर। है? ठीक। यस सर। अब देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसको डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को E से। E इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया बच्चे? F डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज कितना है? Q0। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फोर्स F अपॉन Q0। फोर्स F अपॉन Q0। ठीक है? फोर्स F अपॉन Q0। इसको लिखो फोर्स F अपॉन Q0। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी भी पॉइंट, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी भी पॉइंट। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसी भी पॉइंट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है? तो वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होगा। वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा सर। क्लियर है? तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, अगर वो निकालोगे तो मॉड E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स F। अगर यहाँ आप देखो ध्यान से, तो
तो इसके कारण इस पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा, बता सकते हो क्या आप लोग? यस बता सकते हैं सर, कितना होगा? के क्यू क्यू नॉट अपॉन व्हाट, कितनी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, आर स्क्वायर square, अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। मेरे बच्चों मुझे लगता है आपको समझ में आया, ठीक है। अब ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को खा जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड हुआ बच्चे वो हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द इंटेंसिटी या दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट पी। उस पॉइंट पी पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, इंटेंसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड है, उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है या टेस्ट चार्ज पे? source charge, सोर्स चार्ज लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स चार्ज, ओनली ऑन सोर्स चार्ज एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन, अच्छा सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे, पॉइंट की दूरी पे, कहां से, सोर्स चार्ज, कहां से, सोर्स चार्ज, ठीक है, क्लियर है। तो ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, क्या हो गया बच्चे इसका मैग्नीट्यूड। ठीक। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात तो हम लोगों ने कर लिया, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के लिए लिखो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड, सॉरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया किसी पॉइंट चार्ज के कारण, किसी पॉइंट चार्ज के कारण है ये। इंपॉर्टेंट इज कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अभी पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग, लाइन चार्ज या सरफेस चार्ज या वॉल्यूम चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं फिलहाल अभी। तो पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बच्चे वो हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसका अगर आप जो है ना वो यूनिट लिखना चाहो तो यूनिट क्या हो जाएगा बच्चे मेरे बता दो, फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, ठीक है, और न्यूटन, और नीचे कूलम है तो न्यूटन पर कूलम हो गया। आप यहाँ यूनिट यही लिख लो, मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा, न्यूटन पर कूलम। दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी यूनिट है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। डायरेक्शन के लिए आ जाओ, डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जो है कोई भी चीज कंप्लीट तभी होती है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो कंप्लीट तभी होती है जब मैग्नीट्यूड के साथ किसकी बात करें हम लोग, डायरेक्शन की बात करें बच्चे। तो डायरेक्शन की बात अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग चूंकि दो चार्ज की बात करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज, दो ही चार्ज तो हो सकते हैं, कोई तीसरा चार्ज तो नहीं हो सकता ना, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है मेरे बच्चे तो पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, आउटवर्ड, किधर होती है, आउटवर्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज लिख सकते हो या आउटवर्ड, आउटवर्ड अवे फ्रॉम द चार्ज लिख सकते हो, चार्ज से दूर, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव के लिए नजदीक, सॉरी दूर, और नेगेटिव के लिए नजदीक, नेगेटिव के लिए नजदीक। इसका डायमेंशन लिख सकते हो, बोलो, yes, यूनिट हो गई डायमेंशन ml(t-2) अपॉन at-1, सॉरी 80, yes, sir, क्या हो जाएगा ये ml
a minus 1 सॉरी ml t minus 3 a minus 1 ml p minus 3 a minus 1 ये इसका क्या हो गया डायमेंशन डायरेक्शन ml। इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप की, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह समान हो यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह डिफरेंट हो नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह समान हर जगह डिफरेंट होने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड समान हो या मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये बताओ पहले। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड समान और इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होने का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप, इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। अब बच्चे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब? मतलब ये हुआ कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो जाने से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अगर मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी और डायरेक्शन चेंज करोगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को हम चेंज दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो मैग्नीट्यूड को चेंज कर दें तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन चेंज करेंगे तब भी चेंज हो जाएगी और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करें तब भी चेंज हो जाएगी कि नहीं बताओ? यस सर। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? क्या आप बता सकते हो? यूनिफॉर्म मतलब हर जगह समान, हर जगह समान। तो हर जगह समान इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, बता सकते हो क्या? आप डिफिनीशन दे सकते हो आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी उसका हर जगह समान हो। क्या कहने का मतलब है इसका? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ क्या हो, इक्वल। अगर ऐसा रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ क्या हो, बराबर हो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कोई एक चेंज हो या दोनों चेंज हो, तो ऐसे रीजन को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वो रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब बराबर ना हो। जैसे ये देखो, जैसे मैं कहूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ऐसे ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको पढ़ना है, अभी आगे आप पढ़ोगे, मैं थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर देता हूँ फिर अभी चलता हूँ आगे। जैसे मान लो मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड जो भी है, मान लो ई है तो इसका भी ई है, तो इसका भी ई है, तो इसका भी ई है, मतलब इस पूरे का मैग्नीट्यूड कितना है? ई है। और इसकी डायरेक्शन क्या है? इधर से इधर की तरफ। और देखो सारे पैरेलल है कि नहीं है, ये बताओ। यस सर। ठीक है, तो क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। अच्छा ये बताओ, यहाँ लिखते चलना, पैरेलल लाइंस प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या पैरेलल लाइंस शोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बताओ यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? बताओ। नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म हो गई। क्यों? क्योंकि एक की डायरेक्शन इधर हो गई, बाकी की इधर है। नॉन Yes, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ऐसे ऐसे, ये यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है, हर जगह क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। हो सकता है मैग्नीट्यूड सबका सेम हो लेकिन डायरेक्शन सबका क्या है? अलग अलग है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म के, सॉरी ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, ये जो हमने फिगर बनाया है, ये क्या शो कर रहा है? यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। और ये क्या शो कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म। ये क्या शो कर रहा है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। यूनिफॉर्म का फोटो बना लो, नॉन यूनिफॉर्म का फोटो।
यूनिफॉर्म का बना लो, नॉन यूनिफॉर्म का बना लो। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म का बना लिया और नॉन यूनिफॉर्म का बना लिया। Yes, sir. चले आगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे किसी पॉइंट चार्ज के कारण निकालना है तो क्या आप लोग आराम से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल Yes. आराम से निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने उस पॉइंट पे फोर्स निकाला हुआ है पहले से। क्या निकाला हुआ है पहले से? फोर्स। जैसे देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि भाई देखो, ये मान लो चार्ज प्लस क्यू है। इस चार्ज प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हो। क्या चाहते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हो। क्लियर है? मान लो ये डिस्टेंस कितनी आर है, तो इस पॉइंट पे आप क्या करो, 1 कूलम का टेस्ट चार्ज रख दो। कितने कूलम का? 1. तो ये बताओ 1 कूलम का टेस्ट चार्ज इस वाले सोर्स चार्ज के कारण कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? बता सकते हो क्या? भाई ये वाला चार्ज इस वाले 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा? Q/R². क्या यही इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है? Yes, sir. क्या यही इलेक्ट्रिक फील्ड है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है कि नहीं बताओ? Yes, sir. तो कहीं पे भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, समझ लो कि उस पॉइंट पे क्या है, 1 कूलम का चार्ज है। कितना कूलम का? 1 कूलम का चार्ज। 1 कूलम का चार्ज किसी भी पॉइंट पे जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा? Yes, sir. लिखो इस बात को। 1 कूलम का चार्ज किसी भी पॉइंट पे जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 1 कूलम का टेस्ट चार्ज किसी भी पॉइंट पे जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 1 कूलम का टेस्ट चार्ज किसी भी पॉइंट पे जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो किसी सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी या मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन के लिए मैंने आपको बता ही दिया। डायरेक्शन के लिए हमने आपको बता ही दिया कि भाई पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड और निगेटिव चार्ज है तो Inward. इनवर्ड। अब बताओ, यहाँ जो चार्ज है पॉजिटिव है, अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस पॉइंट पे? बता सकते हो क्या? जो फोर्स की लाइन होगी उसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होगी। ये भी बात का दिमाग में रख लेना। अब फोर्स की लाइन सेम भी हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड से और डिफरेंट भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा टेस्ट चार्ज पे। बात को समझना भाई। ये वाला चार्ज इस पॉइंट पे जो फोर्स लगाएगा इस 1 कूलम पे, किधर की तरफ लगाएगा? इधर की तरफ। Yes, sir. तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वही यहाँ पे, वही किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी? अगर कोई आपसे पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी जो फोर्स की डायरेक्शन। क्योंकि ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने, सॉरी, सोर्स चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये सोर्स चार्ज जो पॉजिटिव है, इसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज कैसा डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? आउटवर्ड। और निगेटिव कैसा देता है? इनवर्ड। तो ये पॉजिटिव है कि निगेटिव भैया? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के कारण आउटवर्ड। अच्छा, आउटवर्ड होगा तो किधर? आउटवर्ड होगा तो जिधर फोर्स की डायरेक्शन है, या फोर्स की लाइन में ही उसकी डायरेक्शन होगी, या तो फोर्स की लाइन में इधर हो, अगर पॉजिटिव है तो इधर होगा, और अगर निगेटिव है तो इधर होगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ? Hi, sir. क्लियर है? जो Yes. फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होगा या जो फोर्स की लाइन होगी उसी लाइन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। लेकिन ये ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता कौन है? लाइन तो वही रहेगी, लाइन ऑफ एक्शन वही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन देता कौन है?
ये चार्ज देता है कि नहीं बताओ? Yes, sir. अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, अच्छा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड या इनवर्ड? आउटवर्ड। क्या फोर्स की डायरेक्शन में? यस, फोर्स की डायरेक्शन में। अच्छा भैया, अगला क्वेश्चन देख तो, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, और ये है आपका पॉइंट जहां हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया। टेस्ट चार्ज रख दिया, ये डिस्टेंस r है, हमने एक टेस्ट चार्ज रख दिया यहाँ पे पॉइंट P पे -1 कूलम का। अब बताओ इस पे फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या दोनों सेम होंगी या दोनों डिफरेंट होंगी? सर डिफरेंट। डिफरेंट होंगी। फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी बच्चे? सर इनवर्ड। इनवर्ड, गुड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? आउटवर्ड। आउटवर्ड, शाबाश। क्या लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम होगा? यस सर। बिल्कुल सेम होगा, इस बात को भूलना मत। एक ही लाइन पे दोनों होंगे, ठीक है? आप इधर उधर मत कर। बात समझे कि नहीं बताओ? अब देखो यहाँ निगेटिव चार्ज है, ठीक, ये पॉइंट P है, यहाँ एक निगेटिव चार्ज दे दिया मैंने 1 कूलम का। बताओ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सर सेम होगी। फोर्स की डायरेक्शन है इनवर्ड सर। दोनों इनवर्ट होगी। ये निगेटिव चार्ज है, सर बाहर की तरफ होगा, रिपल्स। हाँ ये रिपेल करेगा बच्चे, ध्यान से, ये रिपेल करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई। और व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन? इनवर्ड। इनवर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा? सोर्स। सोर्स चार्ज पे। सोर्स चार्ज है माइनस, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर और फोर्स की डायरेक्शन बाहर। तो ये क्या क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन हमेशा एक ही होती है? ये सही है गलत है? गलत है। गलत है। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों डिफरेंट है। फोर्स टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज दोनों पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कोई दिक्कत? No, sir. चार्ज का डायरेक्शन निकले, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिखने में कोई दिक्कत? No, sir. मैग्नीट्यूड लिखने में कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे निकलवाएं आप निकाल लोगे फटाफट? यस सर। Yes, एक sir. छोटा सा क्वेश्चन लो, फिर देखो आगे बढ़ते हैं, हम झट से बढ़ेंगे आगे। बस मुझे आपका इंतजार है कि कितना जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर देते हो। 5 कूलम का चार्ज है इस पॉइंट P पे, जो कि यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस है, 2 मीटर की डिस्टेंस है बच्चे। इस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बता दो विथ डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, जल्दी बोलो कितना होगा? सर 5K/4। क्लियर है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E = KQ/, R²। ठीक है? यहाँ पे क्या चार्ज है क्या नहीं है उससे मतलब नहीं है। नहीं है, तो ये हो गया KQ, K into QQ is 5 divided by what? 2 का स्क्वायर, that is 5K/4। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। Yes. कोई दिक्कत है इसमें बताना? No, अच्छा sir. मैं आपसे पूछूं, देखो जल्दी जल्दी मैं पूछूंगा, क्यों? क्योंकि मैंने ये सब पढ़ा दिया है। कहाँ पढ़ाया है? जब मैंने फोर्स निकलवाया था आपसे, याद करो। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया ये बताओ? Yes, sir. क्लियर है ना? तो जैसे आप फोर्स निकाल रहे हो किसी चार्ज पे, वैसे ही वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सिर्फ चार्ज की जगह क्या रख देना है? 1 कूलम। रखना Yes. चाहो रखो, नहीं रखना चाहो KQ/R² is the formula for electric field at any point when a point charge is present there। ठीक है, मान लेते हैं 2 चार्ज हो गया, +2 कूलम का, एक है आपका +5 कूलम का, +5 कूलम का, और मैं आपसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूँ। मान लो इन दोनों के, अच्छा मैं सेंटर, ये सेंटर में है, ठीक है? ये डिस्टेंस यहाँ से सेंटर की है, मान लो ये 2 मीटर की डिस्टेंस है। मैंने आपसे पूछा इस पॉइंट पे, ये पॉइंट P है, यहाँ से इससे 1 मीटर की डिस्टेंस पे, बताओ पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो। पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड
निकालोगे? यस सर। इस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, खत्म। Yes, sir. नहीं आया? सर 23K/9। गुड, आ रहा है ना पक्का? यस सर। इस वाले के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन देखो। इस Yes, वाले sir. के कारण, वन वाले के कारण इसे मान लो 1, इसे मान लो 2, जल्दी जल्दी कर देते हैं बच्चे। वन वाले के कारण बोलो, क्या ये E1 इधर की तरफ हो जाएगा? यस सर। 2 वाले के कारण बोलो, क्या E2 भी इधर ही की तरफ होगा? यस सर। तो दोनों को जोड़ दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E1 प्लस, E2। ठीक है, E1 आपका Okay. KQ1, KQ मतलब K इंटू 2, 2 K इंटू 2 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस K इंटू 5 5 अपॉन 3 का स्क्वायर। ये लगा नहीं तुम्हें आया? Yes. ये तो होगा। Yes. डायरेक्शन किधर होगी? इधर दिखा दो, डायरेक्शन होगी। ठीक है, क्लियर है? Yes. कोई दिक्कत? नो सर। तो फोर्स निकाल ही लिया था आपने। मैं आपसे पूछूं ऐसे, देखो यहाँ चार्ज दे दिया Q, यहाँ दे दिया Q, ये A है, सॉरी A नहीं B दे देता हूं मैं, A थोड़ा कंफ्यूजिंग करेगा छोटे वाले Q में। ये B है, ये B है, ये B है। मैंने आपसे यहाँ पूछा इस पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो कितना होगा? निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? Yes. अरे इस वाले चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो, टाइम नहीं है, जल्दी निकालेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को। इस आधे जो है उसमें खत्म करना है मुझे, ठीक है? 3 महीने में तुम्हें मुझे जो है ना मैग्नेटिज्म खत्म करके देना है। तीन महीने में, मतलब ये चल रहा है मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त में मैग्नेटिज्म खत्म कर दूंगा, ठीक है? जल्दी करो, अरे हो जाएगा ना, मैं बना रहा हूं। इस वाले चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, मान लो ये E1 है, ये 1 है, ये 2 है, और इस वाले चार्ज के कारण इस वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E2। अरे होगा नहीं होगा? होगा। अब ये E1 E2 दोनों बराबर होंगे क्या भाई? Yes, sir. क्यों बराबर होंगे? क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज भी सेम है। तो E1 E2 को E मान लो, E1 E2 को E मान लो। E1 इज इक्वल टू E, E2 इज इक्वल टू E। मेरे बच्चे ये सब क्वेश्चन बहुत आराम से, मुश्किल से जो है 30 सेकंड का होता है, इससे ज्यादा का नहीं है। आप देखो ये एंगल 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्या ये वाला भी 60 होगा? Yes, sir. क्या रिजल्टेंट 30 पे हो जाएगा? क्या रिजल्टेंट यही होगा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? जी sir. नहीं आया? आया sir. क्लियर है ना? अरे भाई E1 E2 दोनों बराबर, अगर E1 E2 दोनों बराबर है और उनके बीच एंगल थीटा है, तो जो उनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या रिजल्टेंट होगा वो मध्य से जाएगा। ये आप लोगों को पता ही है। Yes sir. नहीं आया? तो आया sir. मध्य से जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या रिजल्टेंट वाला? देखो आपको फॉर्मूला पता है, E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2 E स्क्वायर कॉस थीटा। थीटा कितना? 60 डिग्री। काम हो गया, खत्म। अरे नहीं आया? आया sir. क्लियर? तो बोलो Yes. ये हो जाएगा E स्क्वायर, E बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 3। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। ये देखो हो गया, खत्म। एक एक लाइन के क्वेश्चन है यार, ये है ना, एक लाइन के। Yes sir. देखो हो गया, हो गया। अब हम मैं एक स्क्वायर दे दूं, उसमें जो है तीन कॉर्नर पे चार्ज दे दूं, 14 पे पूछू निकाल लोगे? 4 पे दे दूं, सेंटर पे पूछू निकाल लोगे? Yes sir. क्लियर Yes, sir. है? कोई दिक्कत नहीं? No, sir. ऐसे मैं यहाँ पूछ लूं फटाक से आपसे कि बच्चा बता दो जल्दी से, मुझे मेरे मन को तसल्ली हो जाए। ये हो गया आपका स्क्वायर, और मैंने यहाँ चार्ज रख दिया, सपोज करो यहाँ रख दिया प्लस Q, यहाँ रख दिया प्लस Q, यहाँ रख दिया माइनस Q, यहाँ रख दिया माइनस Q, और मैंने आपसे सेंटर में पूछा ये है आपका B, ये है आपका B,
ये स्क्वायर है, मैंने सेंटर में पूछा, बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कितना होगा, निकाल सकते हो। अच्छा चलो चार सबको प्लस कर दिया, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे। देखते ही आंसर है भाई इसका। दिव्यांशु कहाँ आ गया ये, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 जीरो यार। अरे इस वाले चार्ज के कारण इधर, इस वाले चार्ज के कारण इधर, इस वाले के कारण इधर, इस वाले के कारण इधर, सब एक दूसरे के इक्वल है और अपोजिट है, तो कितना हो जाएगा, 0 जीरो, खत्म। ये देखो यहाँ हमने दे दिया माइनस माइनस, अब बताओ क्या अभी भी जीरो हो जाएगा, नहीं सर, सेंटर पे है, सेंटर पे अभी भी जीरो होगा, बोलो। नहीं सर, 0 नहीं होगा। अब जीरो नहीं होगा भाई, इस वाले के कारण इधर, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 1 वाले के कारण किधर, इधर, ये हो गया E1, 2 वाले के कारण बोलो इधर, ये हो गया E2, 3 वाले के कारण बोलो इसी डायरेक्शन में, ये हो गया E3, 4 वाले के कारण बोलो इसी डायरेक्शन में, ये हो गया E4। नहीं आया हाँ सर, क्या, E1 E2 E3 4 सब बराबर है। देखो बच्चे ध्यान से, बहुत तेज करने की कोशिश करो अब, क्योंकि मैं भी अब तेज भागने की कोशिश कर रहा हूँ अब, ठीक, क्योंकि मैं भाग इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं ये पढ़ा चुका हूँ। बताओ नहीं पढ़ा है मैंने, पढ़ाया है सर। क्लियर है, तो अब आपको इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, तेजी से आगे बढ़ना है। तो E1 E2 E3 4 बराबर, तो क्या E के बराबर हो जाएगा ये, यस सर, अब E के बराबर, सब E के बराबर हो गया, तो क्या इधर इधर E1 E2 E3 4 मतलब E1 प्लस E3 क्या 2E के बराबर हो जाएगा, यस सर, और ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, ये भी 2E के बराबर हो जाएगा, यस सर, इसका रिजल्टेंट इधर आएगा बीच में, यस रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में। अरे भैया ये हो गया 2E, ये हो गया 2E, ये एंगल कितना 90 हो जाएगा क्या, यस सर, 90 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया रिजल्टेंट, ये हो गया 45 डिग्री। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया सर। तेज पढ़ा रहा हूँ क्या मैं, नहीं सर, चल रहा है ना, ठीक है, यस सर, हाँ ठीक है। तो E आर हो जाएगा आपका 2E, कॉमन ले लो, अंडर रूट ऑफ कितना 1 प्लस 1 प्लस 2E स्क्वायर, 2E का स्क्वायर प्लस 2E का स्क्वायर प्लस 4E2 सर 2 cos 90, ये हो जाएगा 0, अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 2 रूट 2E, 2 रूट 2, यही तो होगा, यस सर, और E हो गया कितना, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी, B बाई रूट 2, यस सर, B बाई रूट 2, तो E कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका KQ अपॉन B बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, 2B स्क्वायर, तो KQ अपॉन 2KQ अपॉन B स्क्वायर, यही तो होगा, यस सर, ये हो जाएगा आपका 2 रूट 2, E की वैल्यू KQ अपॉन मतलब 2 डिवाइडेड बाय B स्क्वायर, खत्म हो गया क्वेश्चन। डायरेक्शन डाउनवर्ड, डायरेक्शन डाउनवर्ड, ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत, हाँ बोलो बोलो, क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है ना, नो सर। चल आगे बढ़ते हैं, लिखो वेक्टर फॉर्म, कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक, लिखो वेक्टर फॉर्म, जैसे फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिखा था हमने, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो
फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिखा था ना मैंने, Yes, sir. फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या था भैया बताओ? फोर्स का वेक्टर फॉर्म था K Q1 Q2 अपॉन मॉड R का क्यूब R वेक्टर, यही तो था। Yes, sir. इसमें कोई दिक्कत है तो बताना। No, sir. No, sir. R वेक्टर क्या था याद करो, उसकी डायरेक्शन क्या थी? R cap upon mod of R. R वेक्टर का डायरेक्शन क्या था? मैंने कुछ इसमें बताया था कि ये आपको याद करना है, मैंने इसीलिए इसको उठाया ताकि आप याद करो फिर से। क्या बताया था मैंने आर वेक्टर के लिए? लिखते हो कि नहीं लिखते हो? क्या लिखा था आर वेक्टर के लिए? मैंने बताया था आपको कि आर एक वेक्टर है और उसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही लेंगे। मैंने बताया था आपको कि आर वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी, उधर की तरफ होगी जिस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, फोर्स। अरे यार, आर वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी या उधर की तरफ होगी जिस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, फोर्स। निकालना है। भूल गए सब कुछ, भूल गए ना? अरे यार फिर से लिख ले यार, फिर से लिख ले, क्यों मजाक कर रहा है? फिर से लिख ले। आर वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी, आर वेक्टर की डायरेक्शन उधर ही होगी जिस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, फोर्स। दूसरा मैंने बताया था कि इसमें Q1 और Q2 को भी क्या लेना है आपको, विथ साइन। Q1 Q2 को भी क्या लेना है आपको, विथ Sign. साइन, साइन के साथ लेना है। और इस पे हमने 3-4 क्वेश्चन कराए थे मेरे, क्या बताएं आप लोग। इस पे मैंने 4 क्वेश्चन कराया था, 3 से 4। एक वो जो है एक नॉर्मल सा क्वेश्चन कराया था, फिर एक जो हमने क्यूब लेके कराया था, सब सारे पॉइंट सारे कॉर्नर पे क्या रख दिया हमने, सारे वर्टिसेस पे मैंने क्या रख दिया था, चार्ज, याद करो। और फिर मैंने एक पिरामिड लिया था, उस पे मैंने फोर्स निकलवाया था, नहीं आया? भूल जाते हो क्या सब लोग यार? खैर, पढ़ना आपको है, पढ़ाना हमारा काम है, ठीक। जज तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं आपको, सामने बैठे होते तब होता जजमेंट, फैसला आपके ऊपर है। सामने हो नहीं, इसलिए क्या करें, नहीं तो ये सब याद ना होने पे ना पिटाई और होती। ठीक, अच्छा तो ये हो गया फोर्स। क्या हो गया फोर्स? चलो कोई नहीं, आपके ना अपने दिल पे हाथ रख के, ठीक है, चीजों को करो कि भैया मैं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में क्या, F डिवाइडेड बाय Q0 ही तो है। Yes, sir. अरे यार, है कि नहीं बोलो? है sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, जो F लिखा आपने, अगर यहाँ पे Q1 को कैपिटल Q मान लें और Q2 को स्मॉल Q0 मान लें, तो ये हो जाएगा आपका K Q0 अपॉन Q0 इंटू मॉड R का क्यूब R वेक्टर, यही तो होगा वेक्टर फॉर्म। अब ये देखो Q0 को खा गया, तो E क्या हुआ, E आपका हो गया KQ अपॉन मॉड R का क्यूब R वेक्टर। बोलो चलेगा कि नहीं बताओ? बिल्कुल चलेगा। R वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जो हमने आपको बताया था,
क्या बताया था मैंने आपको आर वेक्टर की डायरेक्शन? आर वेक्टर की उधर ही डायरेक्शन होगी जिस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यू क्या होगा, जो साइन उस क्यू का है, अगर निगेटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अरे कर लोगे यस सर, पक्का? यस सर। क्या क्या चार्ज को यहाँ साइन के साथ रखेंगे हम लोग? Yes, sir. बिल्कुल रखेंगे। क्या आर वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो जिधर पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, चाहे वो निगेटिव चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज? ठीक है, यस सर। चलो अच्छा देखते हैं। एक क्वेश्चन छोटा सा बना लो तो, वेक्टर फॉर्म में। मान लो एक चार्ज हो गया 2 कूलम का, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। यहां से ये डिस्टेंस हो गई आपकी मान लो 4 मीटर। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड बताओ, डायरेक्शन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। वेक्टर फॉर्म देखो लिखते हैं, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले तो इसका डायरेक्शन दिखा लो भाई। किस पॉइंट पे निकालना है हमको, इस पॉइंट पी पे निकालना है, तो इसका डायरेक्शन जो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो यही तो हो जाएगी आर वेक्टर की, कि नहीं होगी बोलो? ठीक है, अरे होगी कि नहीं? यस सर। होगी, ठीक। अच्छा आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका के इंटू क्यू। क्यू कितना है आपका 2 डिवाइडेड बाई मॉड आर का क्यूब। मॉड आर कितना हो जाएगा, मॉड आर यहां से ये वाली डिस्टेंस कितनी है 4, तो अंडर रूट 4 का क्यूब। अरे हाँ ना बोल, मॉड आर का क्यूब यही तो हो जाएगा। यस सर। इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर, आर वेक्टर क्या हो जाएगा 4, इसे मान लो अगर एक्स डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा आपका 4 आई कैप। अरे यही तो होगा, यस सर। अगर मान लो वो किस डायरेक्शन में है, एक्स Right. डायरेक्शन। अगर इसे आप एक्स डायरेक्शन मान लो, चूंकि चूंकि क्या है ये 2D है, तो 2D में वेक्टर लगाना जरूरी Yes. नहीं है, लेकिन फिर भी हम लगा के तो थोड़ा सा देखना चाहते। तो देखो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू कितना हो गया ये k इंटू 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा बोलो, अंडर रूट 4 का क्यूब मतलब ये हो जाएगा 2 का क्यूब मतलब 8 इंटू 4 आई कैप। 4 दूना 8, 2 2 से कैंसिल। क्या E इज इक्वल टू के आया? गलत कर रहा हूं क्या मैं? तो 16 रूट 4 है नहीं नहीं सर, ठीक है ठीक है। गलत कर रहा हूं क्या? ऐसा 4 रूट 4 है 4 रूट 4 का क्यूब मेरे को लग रहा है 4 रूट रूट 4 4 का क्यूब कितना होगा 4 रूट 4 8 सर। 4 रूट 4, 4 रूट 4 तो 8 ही होगा ना यार, Yes, ओ sir. सॉरी सर 8 ही होगा ना। वेक्टर आर क्या होगा, वेक्टर आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर इंटू यूनिट वेक्टर आर, यही तो होगा। Yes, sir. तो वेक्टर आर हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 4, 4. Yes, sir. मैग्नीट्यूड ऑफ आर यही तो होगा 4। जी सर। अरे यहाँ गलत तो कर ही रहे हैं यार, तभी तो मैं कर रहा हूँ। ये देखो ये कितना हो जाएगा, अरे अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर होगा ना भाई। अरे नहीं आया, अरे आया नहीं आया, ये यही तो गलत कर रहा था मैं, यस ये गलत था ना यार, 4 का स्क्वायर होगा ना। मॉड Yes. आर 4 है यहाँ पे, कितना है 4,
तो ये जाएगा 4 का अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर, या मॉड आर सीधा सीधा 4 लिख दो यहाँ पे, मॉड आर सीधा सीधा 4 लिख दो यहाँ पे, तो 4 का क्यूब हो जाएगा। ये गलत कर रहा था, 4 का क्यूब हो जाएगा। 4 का क्यूब कितना होगा? 64। यस सर। 64 4 16 2 अट्ठे, ये तो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड A/8 आई कैप, A/8 आई कैप। अरे हाँ ना बोल, KQ/R² ही तो होगा। जी सर। KQ/R²। K कितना है आपका? Q कितना है? 2, R² कितना हो गया? 4 का स्क्वायर 16, तो K/2 8 ही तो आया। यस सर। भाई यही गड़बड़ होता। क्या गड़बड़ हो रहा था भाई? अगर मान लो कि पोजीशन वेक्टर R को आपने क्या ले लिया, पोजीशन वेक्टर R को आपने 4i कैप ले लिया, R को आपने क्या ले लिया? 4i कैप। यही तो, अगर आपने इसे 4i कैप ले लिया तो मॉड R कितना हो जाएगा? मॉड R कितना हो जाएगा? मॉड R हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर। यही तो होगा। नहीं आया? कितने लोग समझ में नहीं आए ये? अरे आया नहीं आया ये? आ गया सर। इधर देखो, R इज इक्वल टू XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZA कैप, ZK कैप। तो मॉड R कितना हो जाएगा? इन सबका अंडर रूट स्क्वायर का प्लस करके अंडर रूट लेते हैं ना। यस सर। तो यही तो है। जी सर। अब आया, अब कह रहा जी सर फूटोगे नहीं तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। चलो अच्छा इधर देखो, दूसरा देख लो। मान लो कि एक चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है 2 कूलम का, -2 कूलम का। कहाँ रखा हुआ है? 3,2,4 पे। ठीक, यस सर। इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे, पॉइंट P पे, ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेट है उसका 5,3,7। ठीक है, इस पॉइंट P पे आपको इस चार्ज -2 कूलम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। बोलो जितना जल्दी कितना होगा? बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 2D है 3D है? 3D. 3D. जल्दी बोलो कितना होगा इलेक्ट्रिक? तो 2k/√15 into 2i cap plus j cap plus 3k cap. अरे वेक्टर आर निकाल लो। क्या होगा वेक्टर आर? बोलो वेक्टर आर 5 - 3i कैप प्लस 3 - 2j कैप प्लस 7 - 4k कैप। क्या यही है? Yes. Yes. sir. ठीक, वेक्टर आर हो गया आपका 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। मॉड आर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 10 4 14 अंडर रूट ऑफ 14। ठीक है, यस सर। फोर्स क्या हो जाएगा? सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू माइनस ऑफ K इंटू 2 माइनस क्यों? समझ में आया? यस क्योंकि सर। चार्ज क्या है? माइनस का। माइनस में है, तो माइनस ऑफ K इंटू 2 डिवाइडेड बाई मॉड R का क्यूब, मतलब अंडर रूट 14 का क्यूब इंटू वेक्टर R। वेक्टर R बताओ कितना है? वेक्टर R है आपका 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप।
क्लियर? Yes, sir. माइनस आया, इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन के उलट। इसकी क्या डायरेक्शन है वेक्टर आर की? वेक्टर आर की क्या डायरेक्शन है? क्या ये वाली है? ये किसकी डायरेक्शन है? Vector R. इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी वेक्टर आर के? Opposite. क्यों अपोजिट? क्योंकि यहाँ क्या साइन आया? Minus. तो माइनस। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी? Yes, sir. और होनी भी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए sir. क्यों? क्योंकि चार्ज क्या है? Negative. नेगेटिव। तो मेरे बच्चे, मुझे लगा तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? आया sir. पक्का? Yes, sir. तो या क्या इस टाइप के क्वेश्चंस जितने भी एनसीईआरटी में आपके हैं वो सारे बन जाएंगे? Yes, sir. दो कोई पॉइंट चार्ज यहाँ यहाँ रख लिया, किसी तीसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा, निकाल लोगे? Yes, sir. इसकी कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉइंट चार्ज के कारण। किसके कारण? पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी पॉइंट चार्ज के कारण मैं यही खत्म करता हूं। अच्छा, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक और चीज है छोटी सी, ये देख लो। ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू KQ/R² है कि नहीं? बोलो। तो Yes, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू चार्ज है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है? Yes, sir. अगर हम आपसे बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का कर्व क्या होगा, तो क्या आप लोग बता सकते हो? व्हाट विल बी द कर्व बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन वेक्टर, या पोजीशन, या डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पॉइंट चार्ज? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब आर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा. घटेगी। कैसे Yes. घटेगी? क्योंकि प्रोपोर्शनली R² के, तो बहुत तेजी से घटेगी। पैराबोलिक Yes. पाथ बनेगा कि नहीं? तो देखो, R अगर 0 है, अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इनफाइनाइट। Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इनफाइनाइट। ये पूछा गया क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इनफाइनाइट, और R जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। तो देखो ऐसा कर्व बनता है। सॉरी, थोड़ा सा मैं जो है ज्यादा वो बना दिया ऐसा। ठीक है? जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, सॉरी पोजीशन R बढ़ेगी, या वेक्टर, सॉरी क्या कहते हैं उसको, डिस्टेंस R बढ़ेगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। घटेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे घटता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे घटता है। ठीक है? कोई तकलीफ? No, sir. अच्छा ये बताओ, मैं आपसे अगर पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/R² के बीच क्या कर्व होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/R² के बीच का स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। शाबाश। तो देखो ऐसा कर्व हो जाएगा इस फील्ड। ठीक है? क्योंकि 1/R² क्या हो जाएगा आपका? देखो यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू KQ/R² है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू K इंटू KQ तो हो गया कांस्टेंट, क्योंकि 1/R² के उसमें है। तो इसे मान लो x डैश या k डैश कुछ मान लो। तो इसे मान लिया हमने k डैश, सपोज करो। ये हो जाएगा k डैश इंटू 1/R²। अब ये 1/R² को आप मान लो से x, तो हमने 1/R² को x मान लिया। मान लो 1/R² को क्या मान लिया? क्योंकि कर्व किसके किसके बीच खींचना है? 1/R² और इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो हमने 1/R² को अगर x मान लिया, 1/R² को अगर हमने बच्चे x मान लिया, 1/R² इज इक्वल टू x मान लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या k डैश इंटू x हो गया। Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? यहां से अगर देखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू क्या x के हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि k डैश क्या है? कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड x के प्रोपोर्शनल हो गया। तो जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा. बढ़ेगी। ऐसा कर्व होगा कि नहीं होगा? Yes, sir.
ठीक है, ये कर्व बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/r² के बीच। अगर कोई पूछता है तो ऐसा कर्व बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच कोई कर्व पूछे तो पैराबोलिक। पैराबोलिक वो बना। अब लिखो बट अच्छा ये बताओ, क्या अब हमको पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालवाने की जरूरत है? नहीं है ना? ये है? नो सर। नहीं है। अब नहीं है तो मेरे बच्चों गुजारिश है आपसे, गुजारिश है, क्योंकि टाइम देखो अब धीरे धीरे मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ और जल्दी से मैं, चूंकि मुझे मेरा टारगेट है कि जब मैं अगस्त में आऊँ ना, अगस्त में, तो अगस्त में मेरा जो है मैग्नेटिज्म शुरू हो जाना चाहिए। मैग्नेटिज्म शुरू नहीं, जून जुलाई, अरे नहीं, मैग्नेटिज्म शुरू नहीं, अगस्त में मेरा वो शुरू हो जाना चाहिए भाई, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये टारगेट है। 3-3.5 महीना ये पूरा खत्म हो जाता है, जो पहला वाला चैप्टर, पहला वाला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी क्या कहते हैं उसको, जो पहला वाली बुक है ना NCERT की, यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक 3-3.5 महीने में खत्म हो जाता है। ठीक है, यस सर। तो देखो इधर लिखो, हम लोग अभी पॉइंट चार्ज के कारण देख लिए काम। ठीक, अब आप अपनी जो है बुक से NCERT से पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर अगर पूछ रहा है तो आप निकाल लीजिए। ठीक है, और जो है HC वर्मा भी आप देख लीजिए, HC वर्मा में अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन इस पे पूछा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड। ठीक, मान लो एक रॉड है जो कि चार्ज है, इस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया है लैम्डा कूलम पर मीटर। मुझे लगता है कि इन सब चीजों को बताने की आपको जरूरत नहीं है। लैम्डा कूलम पर मीटर समझ रहे हो? यस सर। इस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिया हुआ है कि इतना चार्ज पर यूनिट लेंथ है। आप इसका चार्ज मान लो पॉजिटिव है, क्या चार्ज है इसका? पॉजिटिव। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। इसके किसी भी पॉइंट से, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ पढ़ा रहा हूं मैं, मैग्नेटिज्म में भी यही पढ़ाऊंगा। तो अगर यहाँ आपने पढ़ लिया तो मैग्नेटिज्म में आप समझ लेना कि बस भैया ऐसा है, यहाँ हमने चार्ज दिया, वहां पे जो है ना लाइन होती है, एक लाइन होती है, करंट कैरिंग वायर होता है, वो क्या होता है? वो करंट कैरिंग वायर। और हम लोग बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ते हैं, वहां पे क्या पढ़ते हैं? बायोट सेवर्ट लॉ। ये जो 12th कर लिए हैं उनको पता होगा, यस। बायोट सेवर्ट लॉ। ठीक है, खैर कोई नहीं, इधर देखो, तो ये चार्ज हो गया इस पॉइंट पे, मान लो, ध्यान से समझना इसको, इस पॉइंट पे जो कि यहां से कितनी डिस्टेंस पे है बच्चे? सपोज करो D, कितनी डिस्टेंस पे है? डी पे, कितनी पे है? D पे। ठीक है बच्चे, इस पॉइंट D का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब देखो इसकी कंडीशन क्या दी हुई है कि इसका जो एंड है रॉड का, एक एंड इस पॉइंट से थीटा एंगल बना रहा है, θ1, कितना? θ1, और दूसरा एंड इसी पॉइंट से θ2 एंगल बना रहा है। क्लियर है? यस सर। एक एंड इस पॉइंट से क्या बना रहा है? परपेंडिकुलर से कितना एंगल बना रहा है? θ1। दूसरा एंड परपेंडिकुलर से कितना एंगल बना रहा है? θ2। इसमें जो मैं लिख रहा हूं उन सबका इंपॉर्टेंस है,
जो मैं लिख रहा हूं इन सब का क्या है, महत्व है। महत्व देके इन सब चीजों को आप लिखिएगा। Yes, sir. ठीक, अब देखो यहां से यहां तक चार्ज ही चार्ज है, और इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया सपोज करो P, इस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग चूंकि यहां से यहां तक ये कैसा चार्ज है, लाइन चार्ज है या चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, रॉड है। तो अब ये बताओ यहां से लेके यहां तक चार्ज ही चार्ज है कि नहीं इसके पास? तो किस चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहोगे? कौन से चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालोगे? तो आपको समझ में थोड़ा सा आने लगता है कि यार देखो, ऐसे जब चार्ज दिए होते हैं, कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, तो हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंटल चार्ज ले लेते हैं, उस एलिमेंटल चार्ज के कारण इस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। अरे यही तो करते हैं हम लोग। Yes. जब भी वेरिएबल का केस आता है, हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम लोग करते हैं कि एक छोटा सा किसी पॉइंट से किसी डिस्टेंस पे एक छोटा सा हम लोग क्या ले लेते हैं, चार्ज, dq। अरे याद करो, और उस dq के कारण हम इस पॉइंट पे क्या देख लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। dq को हम क्या ट्रीट कर देंगे, एज ए पॉइंट चार्ज, उसके कारण हम लोग इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेंगे, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल के फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, जो हमारा तरीका है उसे हम पूरे रॉड पे इंटीग्रेट कर देते हैं। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आगे। क्लियर है? तो Yes. चलो Yes. कहानी करते हैं आगे हम लोग। तो यहाँ से किसी डिस्टेंस y पे हमने एक छोटा सा चार्ज ले लिया बच्चे, छोटा सा चार्ज ले लिया, कितने थिकनेस का, dy का। कितने थिकनेस का, dy का। DY. क्लियर है? तो इस dy में कितना चार्ज मान लेते हैं हम लोग, dq। dy का Yes. कितना चार्ज है, dq कितना चार्ज। DQ. अब बता इस dq के कारण, अच्छा ये dq चार्ज निकाले हम dy में, तो क्या ये dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dy हो जाएगा? Yes, sir. लैम्डा इंटू dy। उस dy थिकनेस में ये लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है। तो यूनिट लेंथ में चार्ज लैम्डा है, तो बताओ dy लेंथ में कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू। TY. तो ये आप लिख लेते हो कि नहीं लिख नहीं। पाते हो? अब ये वाला चार्ज देखो ध्यान से, ये वाला चार्ज इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है बताओ? यहां से ये वाली डिस्टेंस लोगे कि नहीं लोगे बताओ? Yes, sir. ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? मान लो ये एंगल कितना है, थीटा। इस थीटा पे ये लेंथ कितनी है, मान लो इसकी r है। कितनी लेंथ है, r। तो देखो हम ये पॉइंट बना रहे हैं, ध्यान से देखो, यहाँ हो गया वो पॉइंट जिसका चार्ज कितना है, dq, और ये वो पॉइंट है जहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, y। ठीक, और ये वो पॉइंट है d डिस्टेंस पे जहां पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वाला चार्ज है, तो इस चार्ज से ये वाली डिस्टेंस कितनी है भैया, ये वाली डिस्टेंस r है। यही है r की नहीं है बताओ? Yes, sir. और ये एंगल क्या है, थीटा। Theta. ये एंगल क्या है, थीटा। Theta. तो बता इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसकी डायरेक्शन क्या यही होगी कि नहीं होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में थोड़ा सा टेढ़ा दिखा रहा हूँ, टेढ़ा दिखाना नहीं चाहिए मुझे। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या यही हो जाएगी बच्चे? और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या कह दिया, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी। छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया यहाँ तक। आया sir. तो डी की वैल्यू लिख लो बच्चे, डी की क्या वैल्यू होगी बताओ तो? डी इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा बताओ? Yes. Yes, sir. के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, R square. यही तो होगा। Yes. Yes, sir. ठीक, अच्छा आप देखो डी की वैल्यू निकल गई। अच्छा ये बताओ, आर चूंकि हमने वाई लिया है, हमने डी लिया है, ये आर नहीं लिया है। आर तो हमने माना है ना कि इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, मान लो यहाँ से आर। R. ठीक है, तो क्या आर इन टर्म्स ऑफ वाई एंड डी या आर इन टर्म्स ऑफ डी एंड थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये बताओ? लिख सकते हैं?
Yes. तो ये बताओ क्या हम लोग अगर लिखें कि आर Y upon और sin theta. है Sin आर इज theta. इक्वल टू, अगर हम लोग लिखें क्या लिख सकते हैं बताओ? Y upon sin theta. वाई अपॉन साइन थीटा, रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा और भी, अगर डी और थीटा के टर्म में लिखे तो क्या आर इज इक्वल टू, देखो डी और थीटा के टर्म में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वाई भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है। यस सर। वाई भी वेरिएबल और थीटा भी वेरिएबल है कि नहीं बताओ? अच्छा, है सर। जैसे जैसे ये वाई बढ़ेगा क्या वैसे वैसे थीटा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। जैसे जैसे वाई घटेगा क्या ये थीटा घटेगा कि नहीं घटेगा? तो क्या वाई, क्या जो ये वाई थीटा पे डिपेंडेंट है कि नहीं, या थीटा वाई पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? है सर। ठीक है, तो ये दोनों वेरिएबल एक साथ नहीं ले सकते। जैसे उन्होंने कहा कि r इज इक्वल टू वाई अपॉन साइन थीटा लिख ले, तो दोनों वेरिएबल एक साथ आ गए कि नहीं बताओ? यस सर। क्या करें, एक वेरिएबल को हटाते हैं, तो हम लोग इसको इन टर्म्स ऑफ डी और थीटा अगर लिखे तो देखो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू डी सेक थीटा होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे Yes. ये कैसे? अरे यार cos थीटा इज इक्वल टू जो ये भैया आधार बटा कर्ण, यस सर। Yes, sir. cos थीटा इज इक्वल टू आधार हो गया आपका d और कर्ण हो गया r। यस सर। cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण, आधार हो गया d, कर्ण हो गया r। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d अपन cos थीटा। यस सर। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d अपन cos थीटा। क्या d सेक थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ? यस सर। यही तो लिखा मैंने, r इज इक्वल टू d सेक थीटा। क्लियर है? यस सर। r इज इक्वल टू d सेक थीटा। थीटा। ठीक, r इज इक्वल टू d सेक, r इज इक्वल टू d सेक थीटा हो गया। तो d की वैल्यू क्या हो गई बच्चे, d की वैल्यू हो गई k डी क्यू अपॉन r, r की वैल्यू d सेक थीटा। तो क्या d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया? इतना पहले उतारो, उतारो। ये बहुत बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, और ये आपको मैग्नेटिज्म में ऐसा लगेगा जैसे ये तो मैंने पढ़ा हुआ है सारा कुछ यार। यही सिर्फ चार्ज की जगह क्या रख देंगे, करंट रख देंगे। क्या रख देंगे? करंट। करंट। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, वहां मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। क्योंकि स्टेबल चार्ज होता है, रेस्ट में चार्ज होता है ना, तो रेस्ट में चार्ज अगर है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज अगर मोशन कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज अगर मोशन करता है विथ एक्सेलेरेशन तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। ठीक है, यस सर। तो अभी हम लोग रेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? रेस्ट चार्ज। रेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं। तो रेस्ट चार्ज के कारण, इसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डी की वैल्यू हो गई के डी क्यू अपॉन डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। इसमें कोई तकलीफ यहां तक बताओ? नो सर। ठीक, अब अगला देखो स्टेप, अगला स्टेप, क्योंकि ये करा रहा हूं, आप घर जाके करना, ये पूछा जाता है। ठीक है, और इस पे कई सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, अब देखो इसको, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक हम dq की वैल्यू कहीं पे भी लें, अगर हम dq की वैल्यू कहीं पे भी लें तो क्या de की वैल्यू चेंज हो रही है या de की वैल्यू चेंज हो रही है या वही है? चेंज हो रही है। चेंज हो रही है। क्या डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है इसका? Yes, sir. बिल्कुल चेंज हो रहा है कि नहीं बताओ? जी। इसका मतलब है डी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक एक्स में और दूसरा Y. वाई में। डी के दो कंपोनेंट, एक एक्स में और दूसरा वाई में। तो देखो, हाँ बिल्कुल। तो इधर देखो, अब हम यहां फिर से बना दे रहे हैं इसको। ये कितने एंगल पे है, थीटा पे है। ये आपका हो गया वाई, ये है आपका डी क्यू, और ये है आपका पॉइंट पी, यहां से ये डिस्टेंस डी है, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डी। तो डी का ये हो गया आपका थीटा। डी के दो कंपोनेंट, एक डी का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो गया भैया, डी का इधर वाला कंपोनेंट हो गया डी ई एक्स, और इधर वाला कंपोनेंट हो गया डी ई वाई। मुझे लगता है आप लोग डी ई एक्स और डी वाई लिखना जानते हैं।
क्या डी ई एक्स डी साइन थीटा, सॉरी डी कॉस थीटा हो जाएगा? क्या हो जाएगा ये? D cos डी कॉस थीटा। क्या ये डी ई बाई डी साइन थीटा हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं बताओ? yes sir. क्लियर है? तो डी एक्स हो गया डी कॉस थीटा और डी वाई हो गया डी साइन थीटा। क्यों किया हमने ये? क्योंकि डी पॉइंट टू पॉइंट क्या कर रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है। कर रहा है, इसलिए हमने लिख दिया। अब डी आपने लिख ही लिया है, डी की वैल्यू कितनी है भाई? के डी क्यू। डी है आपका के डी क्यू, के डी क्यू अपॉन डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, यही तो है। यस सर। yes अब देखो यहां से अगर cos थीटा और sin थीटा निकालोगे तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos थीटा ये है आपका r, cos थीटा कितना हो जाएगा भाई? cos थीटा हो जाएगा d अपॉन r, yes यस सर। d अपॉन r। और r क्या निकाला था आपने? d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा निकाला था क्या? R D sec थीटा निकाला था, है डी सेक वो थीटा। R स्क्वायर था, वो R D sec थीटा था। तो भाई d सेक थीटा था ना? यस सर। yes sir. ओके अच्छा, sin थीटा लिखो। sin थीटा क्या हो जाएगा भाई? sin थीटा क्या हो जाएगा? देखो वाई अपॉन आर। sin थीटा हो जाएगा y अपॉन r, यस सर। y अपॉन r। ठीक है, तो y अपॉन r हो गया। r की वैल्यू आपकी d सेक थीटा। डी सेक थीटा। ओके ठीक है, तो ये हो जाएगी d सेक थीटा y अपॉन d सेक थीटा, और ये हो गया d अपॉन d सेक थीटा, d कैंसिल हो गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा। अच्छा, तो cos थीटा की यहाँ वैल्यू रखनी है, रख देंगे हम लोग, और क्या, d अपॉन r, d अपॉन r। ठीक है, तो चलो इधर देखो, तो dEx लिखते हैं। क्या लिखते हैं? dEx। क्या लिखते हैं? dEx। तो देखो dEx क्या हो जाएगा भाई? dEx हो जाएगा डी की वैल्यू हो गई के डी क्यू अपॉन डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? डी अपॉन आर है। डी अपॉन आर मतलब डी अपॉन डी सेक थीटा। अरे हाँ ना बोल, ये तो कॉस थीटा फिर से हो गया। फिर से क्या हो गया? कॉस थीटा। तो इसे कॉस थीटा ही रहने दो, क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, इसे क्या रख दो? कॉस थीटा ही रख दो। ठीक है, बाद में चेंज करेंगे हम लोग कॉस थीटा। ठीक है, अब डी क्यू की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। देखो डी क्यू की क्या वैल्यू है भाई? डी क्यू लिखा था क्या आप लोगों ने? लैम्डा डी वाई। क्या लिखा था आपने? लैम्डा डी वाई। यस सर। यही तो है, देखो ये लैम्डा डी वाई। तो डी डी क्यू को लिख लो लैम्डा डी वाई। तो देखो बच्चे, डी क्यू हो गया आपका लैम्डा डी वाई अपॉन डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां से निकालेंगे डी वाई। क्यों निकालेंगे डी वाई? क्योंकि यहां देखो y भी वेरिएबल हो जाएगा और थीटा भी वेरिएबल हो जाएगा, दो अलग अलग वेरिएबल हो जाएंगे। तो चूंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, y थीटा पे डिपेंडेंट है, तो हम लोग देख लेते हैं या तो y को रिप्लेस कर दे थीटा में या तो थीटा को रिप्लेस कर दे y में। तो y को थीटा में रिप्लेस करते हैं, थीटा y में रिप्लेस करना थोड़ा सा अब मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या, आसानी है, लेकिन हम लोग y को थीटा में थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, वो कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो देखो y को थीटा के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज करें? इधर देखो y हो गया, ये थीटा हो गया, ये d हो गया, तो क्या tan थीटा इज इक्वल टू y बाई डी लिख सकते हैं क्या हम लोग? यस सर। तो क्या y इज इक्वल टू डी tan थीटा लिख सकते हैं? जी सर। ठीक है, तो क्या dy इज इक्वल टू d सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? यस सर। ये मैंने ना एक स्टेप दो स्टेप खा गए, हम दो स्टेप खा गए। क्या ये समझ में आया आपको कि dy इज इक्वल टू डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? यस सर आया। मैं फिर से समझा देता हूं आप लोगों को। y इज इक्वल टू डी tan थीटा, तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा भाई? डी सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं बोलो? यस थीटा के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया,
तो dy इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या dy इज इक्वल टू डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया? यस सर। यही तो मैंने लिखा वहां, dy इज इक्वल टू डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, dy की जगह डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखो, तो डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखोगे यहाँ पे, तो डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ऊपर और डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा नीचे, सेक स्क्वायर थीटा को खा जाएगा, डी डी को खा जाएगा, तो बचेगा क्या, के लैम्डा कॉस थीटा अपॉन डी। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, देखो इधर, यस dEx इज इक्वल टू के लैम्डा, dy की जगह क्या लिखोगे, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, यही तो लिखोगे। यस सर। सेक स्क्वायर थीटा को खा गया, सेक स्क्वायर थीटा को खा गया, ठीक है, डी इस डी को खा गया, तो dEx क्या बचा, देख बच्चे, dEx बचा के लैम्डा कॉस थीटा अपॉन डी, यही तो बचा डी थीटा। यस सर। इसे क्या कर दो, इंटीग्रेट, तो यहां से हो जाएगा के लैम्डा बाई डी बाहर, तो EX हो जाएगा के लैम्डा बाई डी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे इसे, ध्यान से देखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे इसे इंटीग्रेट करोगे, चूंकि थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है, इस लाइन से इधर की तरफ, ये अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो ये वाला क्या लेना पड़ेगा आपको, नेगेटिव। तो इसका मतलब है इस लाइन से इधर θ1 पॉजिटिव और θ2 नेगेटिव। कहां से कहां लिमिट हो जाएगी, माइनस θ2 से θ1, तो लिमिट लिख लो बच्चे, लिमिट हो जाएगा आपका यहां से माइनस θ2 टू θ1, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद कर लेना इसको। Ex इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, के लैम्डा बाई डी, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन है साइन थीटा, यस सर। ये हो जाएगा साइन थीटा, लिमिट कहां से कहां, माइनस θ2 से थीटा, तो यहाँ देखो लिख रहा हूं ऊपर, Ex क्या हो जाएगा बोलो, के लैम्डा बाई डी साइन θ1 माइनस साइन माइनस θ2, क्या सही है, साइन माइनस θ2 क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई डी, ये हो जाएगा साइन θ1 प्लस माइनस साइन θ2 माइनस ऑफ साइन माइनस θ2, माइनस चला आएगा बाहर, तो क्या ये साइन θ2 हो जाएगा, यस सर। हो जाएगा Ex, क्या हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या होगा, के लैम्डा बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2, ठीक है। यस। वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये घर करोगे, यस सर। डी की वैल्यू आपको बता ही दिया मैंने, डी वाई की वैल्यू आपको बता ही दिया मैंने, के लैम्डा कांस्टेंट है ही है, आर स्क्वायर आपका डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो ही गया है, वहां साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो गया है, और लिमिट भी कहां से कहां लगाना है वो भी पता है, वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप निकालोगे।